हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर लॉयर हैं या फिर किसी भी फील्ड से आप हैं, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप शादीशुदा हैं तब तो फिर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे आज, जैसे एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जैसे मान लो आपकी शादी हुई है और किसी की शादी हुई है और उसका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, ये बिना किसी रीज़न के अलग हो गए। एक सिचुएशन आता है, अलग हो गए और साथ रहने से उन्होंने मना कर दिया, तो क्या किया जा सकता है? तो एक तो ग्राउंड है एक तो आपके पास उपाय है कि सामाजिक ढांचे के तहत आप समाज में पंचायती करेंगे, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या इसका कोई लीगल प्रोविज़न भी है? तो अगर आप लॉयर हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, तो आपको पता होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 जो है, रेस्टिट्यूशन फॉर कंजुगल राइट्स, ये आपका लीगल प्रोविज़न है। और अगर आप किसी और बैकग्राउंड के हैं तो हो सकता है इसके बारे में जानते भी हों और ना भी जानते हों। अगर आप लीगल बैकग्राउंड के हैं तो इस बारे में आप जानें और इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानें, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी आपको अपने प्रोफेशनल फील्ड में ज़रूरत हो इसकी, तो आप इसको अप्लाई कर सकें। और अगर आप लॉ बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप इसको इस तरह से जानें कि आपको एक नॉलेज मिले और आपके फ्रेंड सर्किल या फिर आपके फैमिली में ऐसी सिचुएशन आए तो उसको किस तरह से हैंडल करें। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, एक तो आपको सबसे पहले आप पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जिसको कि शॉर्टकट में RCR भी बोलते हैं, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे? तो सबसे पहला डिस्कशन हमारा होगा मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है। दूसरा करेंगे कि इसके सोर्स क्या हैं, ये कहाँ से हमने इसको अडॉप्ट किया है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको कि हमने कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किया है, किसी न किसी देश से अडॉप्ट किया है। तो क्या RCR को भी हमने कहीं से अडॉप्ट किया है या फिर ये हमारे अपने कानून में बहुत पहले से है? इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स एसेंशियल्स ऑफ RCR। इसके एसेंशियल्स क्या है, मतलब किस बात पे आप क्या क्या ऐसा होना चाहिए जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स, इसका हम बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ की। अगर आपने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए पिटीशन डाला है तो ये प्रूफ का बर्डन किस पे है? बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे जो आता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया गया है। उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स होता है कि ये जब कोर्ट में आप जाते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को लेके, तो उसमें एक डिक्री पास किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो डिक्री पास किया जाता है तो डिक्री का इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट कहने का मतलब कि अगर डिक्री कोर्ट ने पास कर दिया तो उसको अगर कोई ना माने, डिसओबीडियंस उसका करे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। और लास्ट में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे जरूर कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी क्या है। ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये वायलेटिव तो नहीं है। तो अब तक तो फ्रेंड्स इसको वायलेटिव नहीं माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को, वरना इसको स्टक डाउन कर लिया जाता। ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को ये वायलेट करता तो इसको स्टक डाउन कर लिया जाता है। जैसे कि आप आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़े होंगे। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा कानून, या तो जो पहले से चला आ रहा है आज़ादी के पहले का या फिर आज़ादी के बाद का, कोई भी ऐसा कानून नहीं हो सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को वायलेट करे, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को। ठीक है, अगर ऐसा करता है तो उस हद तक, जिस हद तक वो वायलेट करता है, वो स्टक डाउन करता है, नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसके बारे में ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन कोर्ट्स में बहुत सारे डिस्कशंस ऐसे हुए हैं, बहुत सारे केसेस में इस तरह के डिस्कशंस हुए हैं जिसको कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की बात की गई है। उसके बारे में बात करेंगे, कई सारे केसेस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। फ्रेंड्स, इसका लिटरल मीनिंग जो होता है रेस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन और राइट्स टू स्टे टुगेदर।
फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अगर शादी होती है तो उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती है जो कि आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसको जो रेस्टोरेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी ने उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से मना कर दिया है तो उस ड्यूटी को परफॉर्म करने का रेस्टोरेशन किया जाता है, मतलब उसको रीस्टोर किया जाता है उस ड्यूटी को, ठीक है। वो ऑब्लिगेशन को रीस्टोर किया जाता है कि ये आपका ऑब्लिगेशन है, आपको परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया राइट टू स्टे टुगेदर, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैरिटल जो ड्यूटीज़ हैं, मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैरिटल ऑब्लिगेशन होता है ड्यूटी टू कोहेबिट, साथ रहना, ठीक है। इसमें सब कुछ आता है, फिजिकल मेंटल सारा सब कुछ। और दूसरा है ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर, एक दूसरे को कंपनी देना, मतलब साथ ही रहना। कोहेबिट का मतलब होता है कि फिजिकल और मेंटल सारा सब कुछ, सेक्सुअल इंटरकोर्स सब कुछ होता है। ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर, एक दूसरे को कंपनी देना, एक दूसरे से अलग ना रहना। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कि इसके एसेंशियल्स क्या हैं। तो एसेंशियल से पहले हम सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स इसको, जो सेक्शन 9 जो है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बात किया गया है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। अब इसको सबसे पहले आप देखते हैं कि व्हेन ईदर ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ हैज़ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं। एसेंशियल्स आपने सबसे पहले देखा होगा कि लीगल मैरिज होना चाहिए, आप दोनों की शादी हुई होनी चाहिए, और रिस्पोंडेंट जो है किसी न किसी ने ये एक दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ किया हो। सोसाइटी से विड्रॉ करना मतलब अलग रह रहे हों, ठीक है। सोसाइटी से विड्रॉ करने का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग रह रहे हों। अब सोसाइटी से विड्रॉल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सोसाइटी से विड्रॉल का मतलब होता है कि स्टॉप्ड परफॉर्मिंग मैरिटल ड्यूटीज़। अगर किसी न किसी को ऐसा होना चाहिए कि या तो हस्बैंड या वाइफ मैरिटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से मना कर दिया हो, मतलब स्टॉप कर दिया हो। इसमें एलिमेंट ऑफ डिजर्सन होता है। डिजर्सन, किसी न किसी को आप डिजर्ट किए हैं, या तो हस्बैंड डिजर्ट किया है या वाइफ डिजर्ट की है। अब डिजर्स किया है मतलब एक एक्चुअल डिजर्सन होता है और एक कंस्ट्रक्टिव डिजर्सन होता है। एक्चुअल डिजर्सन का मतलब होता है कि आप दोनों साथ नहीं रह रहे हों, और कंस्ट्रक्टिव डिजर्सन का मतलब होता है कि दोनों साथ तो हैं लेकिन मैरिटल ऑब्लिगेशन को, मैरिटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या आता है कि सच विड्रॉल इज़ विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। अगर कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए, ठीक है। विड्रॉल का कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखेंगे रीजनेबल कॉज क्या होता है। अगर क्या ऐसा हम बोलेंगे कि हम इस वजह से इस सोसाइटी से विड्रॉ किए हैं, तो इसका रीज़न जो होता है वो कोर्ट को कौन से रीज़न रीजनेबल लगेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स रीजनेबल कॉज का जहाँ तक सवाल है, ये कहीं भी कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन रीजनेबल कॉज को जनरली कोर्ट मानता है जो भी आपको ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। सेक्शन 12 एंड 13 में, 12 में ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन है और 13 में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है। अब जैसे आपको हो जाता है क्रुएल्टी, डिजर्सन, तो डिजर्सन तो इसमें नहीं हो, डिजर्सन तो आपने किया है। क्रुएल्टी, एडल्टरी, इंसैनिटी, और जो भी है आपके साथ ऐसा कुछ, कोई भी ऐसा ग्राउंड जो है उसमें आपके साथ हो रहा है, आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, आपके साथ क्रुएल्टी हो रही है, आपका हस्बैंड या वाइफ एडल्टरी में रह रहे हैं, तो फिर आपने अगर उसके सोसाइटी को विड्रॉ किया है, उसके साथ मैरिटल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से इनकार किया है, तो ये आपका रीजनेबल ग्राउंड है। इस ग्राउंड को आप कोर्ट में रख सकते हैं और इस ग्राउंड पे आपके खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एसेंशियल्स में, कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द स्टेटमेंट मेड बाय द पिटिशनर। अब जो कोर्ट है, अगर आप पिटिशन डालते हैं और बताते हैं कि हमें हमारे स्पाउस ने हमें डिजर्ट कर दिया है, हमारे साथ कोई भी मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस बात से कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए। आपके पास ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि कोर्ट में आप दे सकें और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो। तीसरी बात और आखिरी बात है फ्रेंड्स कि देयर इज़ नो लीगल ग्राउंड, सॉरी लीगल ग्राउंड यहाँ पे दिया है, नो लीगल ग्राउंड बिफोर द कोर्ट फ्रॉम टू रिफ्यूजिंग फ्रॉम ग्रांटिंग दिस।
अब कोर्ट के पास ऐसा कोई लीगल ग्राउंड ना हो जिस ग्राउंड से आपके कोहैबिटेशन को रिफ्यूज कर दे, तो ये आपका एसेंशियल है, ऐसा ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ग्राउंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कोई ऐसा ग्राउंड है जैसे कि आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर आपने शादी किया है और एक स्पाउस ने छोड़ दिया है, मैरिटल ड्यूटीज परफॉर्म करने से मना कर दिया है, तो कोर्ट इस कंडीशन में डिक्री पास नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोहिबिटेड रिलेशन में ये शादी ही वैलिड नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लीगल मैरिज, ठीक है। और लीगल मैरिज पे फ्रेंड्स एक केस है, वो केस क्या है आपको हम बताते हैं। केस है फ्रेंड रंजना केजरीवाल वर्सेज विनोद कुमार केजरीवाल, AIR 1997, बॉम्बे 380, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। अब इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि पेटिशनर वाइफ एलिज्ड दैट द हस्बैंड वाज ऑलरेडी मैरिड एंड हैड सप्रेस्ड द फैक्ट फ्रॉम हर। अब ये क्या हुआ कि ये इसकी सेकेंड वाइफ थी, ये पहले से मैरिड था और ये जो फैक्ट था इसको इसने सप्रेस किया था। द कोर्ट हेल्ड दैट द पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज नॉट मेंटेनेबल सिंस देयर इज नो लीगल मैरिज। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो पिटिशन है उसको नॉट मेंटेनेबल कर दिया और डिक्री पास नहीं किया, इस पिटिशन को ही डिसमिस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई लीगल मैरिज नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि सेकेंड मैरिज जो है, फर्स्ट वाइफ के होते हुए सेकेंड वाइफ लाना या सेकेंड हस्बैंड लाना, तो ये गैरकानूनी है, ये लीगल मैरिज नहीं है। तो जब मैरिज ही लीगल नहीं है तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के कोई मतलब ही नहीं बनता है। नॉट मेंटेनेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स यही कि आपका जो पिटिशन है वो देखने लायक ही नहीं है, उस पर डिस्कस करने लायक नहीं है। आगे तो एसेंशियल्स ऑफ कंजुगल राइट्स हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि सोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या है, हमने ये कहाँ से लिया है। तो ये फ्रेंड्स हमने लिया है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में ये प्रोविज़न पहले से था जो कि प्रिवी काउंसिल ने इंडिया में भी इस प्रोविज़न को लागू किया, लेकिन ऐसा हुआ कि 1976 में ये इंग्लैंड में इसको रिमूव कर दिया गया। तो वही बात, रिमूवल की बात हमारे यहाँ भी काफ़ी बार चली है, तो उस पर हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात मतलब यही है कि इसको हटा दिया जाए प्रोविज़न से या नहीं हटाया जाए। तो आगे आते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपने देख लिया, आपने अगर पिटिशन डाल दिया रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब सबूत का भार किस पे होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ किसको करना है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, एक तो आप प्रूफ करेंगे विड्रॉल और दूसरा प्रूफ करेंगे रीजनेबल कॉज, ठीक है। तो विड्रॉल तो प्रूफ करेगा पिटिशनर जिसने कि डाला है कि उसने हमारे सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है, तो ये तो आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि वाकई उसने विड्रॉ किया है, ठीक है। इसके बाद जब उसके पास नोटिस जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, तो वो प्रूफ करेगा कि रीजनेबल कॉज है हमारे पास विड्रॉ करने का, हमने ऐसे ही नहीं विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये पिटिशनर हो गया और ये रिस्पोंडेंट हो गया। बर्डन ऑफ प्रूफ आपको पता चल गया। आगे आते हैं। तो फ्रेंड बर्डन ऑफ प्रूफ हमने देख लिया। अब आता है इफेक्ट ऑफ डिक्री पास्ट। फ्रेंड्स ये डिक्री जो पास होता है, अब डिक्री ऐसे ही नहीं पास होता है कि कोर्ट ने कुछ भी लिख के दे दिया। ये डिक्री पास होता है इस प्रोविज़न के अंडर पास होता है जो कि ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। अब इस कोड के तहत, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ये डिक्री पास होता है। तो अगर कोर्ट का कोई भी डिक्री पास होता है तो वो आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको उसको ऑब्लाइग करना है, ठीक है। आपको उसको क्या वो उसको अगर आप नहीं मानते हैं, डिसोबीडियंस आपके तरफ से होता है, तो उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। इन्फोर्स कैसे किया जाएगा? आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके। जैसे मान लो कि अगर आपके खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास हो गई और आपने नहीं माना तो ये ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में। तो इसके लिए आपको इसको मनवाने के लिए आपके प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। और दूसरा आपके इसके रिपरकशंस जो है, इफेक्ट हैं कि अगर आपके खिलाफ पास हुआ है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री और आपने 1 साल तक इसको डिसओबीडियंस किया, इसको माना नहीं कोर्ट की इस डिक्री को, तो ये डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है अंडर 13182 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब जैसे सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो डिवोर्स की बात करता है। तो डिवोर्स में कई सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो कई सारे जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसमें ये भी आपका ये ग्राउंड बन जाएगा। अगर आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, अगर ये आप इस डिक्री को मतलब वो नहीं करते हैं, आप इसका वायलेट करते हैं इसको, तो जब वायलेट करते हैं तो आपके खिलाफ ये डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। आगे आते हैं। तो फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि क्या किसी को हम मजबूर कर सकते हैं अगर किसी की मर्जी है कि हम इसके साथ हमें नहीं रहना है?
ठीक है, इसके साथ हमें कोई भी मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो इस अब सवाल कई बार उठा है कि क्या किसी को इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि उसको उसके साथ रहना ही है। इसमें कहा जाता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट 3 के किसी भी आर्टिकल को, फंडामेंटल राइट्स को ये वायलेट करता है। तो इसमें तर्क क्या दिए जाते हैं। सबसे पहले ये वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का अंडर आर्टिकल 19(1)(c). फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब किसी के साथ भी एसोसिएशन बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक हमारी शादी अगर जिस के साथ हुई है हम उसी के साथ एसोसिएशन बनाएंगे। एक तो चीज़ ये हो गया। दूसरा कि फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रिसाइड कर सकते हैं या सेटल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 19(1)(e). अब इसको भी ये वायलेट करता है, ऐसा तर्क दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई स्पाउस कहीं और रह रहा है, उसको ला के आप किसी उस स्पाउस के साथ रखते जिसके साथ वो रहना नहीं चाहता है, तो ये आर्टिकल 19(1)(e) को वायलेट करता है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का हमारे पास फ्रीडम है, इसको भी ये वायलेट करता है। इसके अलावा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, जैसे कि आर्टिकल 21 में है कि हमारे पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, हमारे पास हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, हम जिसके साथ रहना चाहें, जो भी करना चाहें उसके लिए आज़ाद है, हमको फ्रीडम है। तो क्या ये इसको भी वायलेट करता है? आगे आते हैं, बहुत सारे केसेज आए हैं फ्रेंड्स इसमें कि वायलेट करता है या नहीं करता है। तो इसके बाद देखते हैं कुछ केसेज के बारे में। सबसे पहला केस है फ्रेंड्स कि टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबैया, 1983 का केस है। इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको सिंपल वे में बताया था, इट इज़ वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब क्या तर्क दिया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने? कहा था कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट टर्म्ड दिस सेक्शन एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, 19 एंड 14। ठीक है, 3 आर्टिकल का वायलेशन बताया। कॉल्ड इट अनसिविलाइज्ड, बार्बरस एंड एन इंजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये चीज़ बताया। इनका रीजनिंग क्या था कि सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री जो पास किया जाता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट सेक्सुअल कोहैबिटेशन है। सो द डिक्री बेसिकली मेक्स द चॉइस फॉर द अदर पर्सन नॉट ओनली टू लिव विद देयर स्पाउस बट ऑल्सो हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम। अब ये जो डिक्री पास किया जाता है तो वो किसी भी पर्सन को, ठीक है, सिर्फ इसलिए वो मजबूर नहीं करता है कि आप उसके साथ रहें अपने स्पाउस के साथ, बस बल्कि इसलिए इसको भी वो करता है कि उसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। इसके बाद आता है फ्रेंड, इसी में क्या कहा था कि द डिक्री इज टेकिंग अवे द ऑटोनॉमी ऑफ ए पर्सन ओवर इट्स ऑन बॉडी। ठीक है, ये आर्टिकल 21 है। एंड नथिंग कैन कंसीवेबली बी मोर डिग्रेडिंग टू ह्यूमन डिग्निटी एंड मॉन्स्टरस टू ह्यूमन स्पिरिट दैन टू सब्जेक्ट ए पर्सन बाय द लॉन्ग रोप ऑफ द लॉ टू पोस्ट। इनका कहना था कि आप किसी पर्सन का ऑटोनॉमी छीन रहे हैं उसके अपने बॉडी के ऊपर। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि मेरी बॉडी, माई बॉडी माई चॉइस। तो अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किसी को, आप ये हस्बैंड या वाइफ, इसकी भी किसी भी स्पाउस को आप मजबूर करते हैं तो उसके बॉडी पर से आप उसकी ऑटोनॉमी छीन रहे हैं, और ये ह्यूमन स्पिरिट के अगेंस्ट है। ठीक है, कि ये कानून के तहत किया जा रहा है। फिर दूसरी बात बताई उन्होंने कि इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 का कैसे वायलेशन है? कोर्ट का कहना था कि इस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में ट्रीटमेंट तो दोनों का हो रहा है, हस्बैंड और वाइफ का समान ट्रीटमेंट, मैन एंड वुमेन इक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं। लेकिन इक्वली ट्रीट करना ही, जैसे एक कहावत आपने सुना, ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली। ये क्या है? ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली। तो इनका यही कहना था कि जो वाइफ होती है उसकी जो सिचुएशन है समाज में वो अलग है। ठीक है, तो दोनों को इक्वली ट्रीट करना ये जस्टिफाइड नहीं है। ये हो गया, इन्होंने कह दिया कि ये वायलेटिव है। अगला एक केस आता है फ्रेंड्स कि दिल्ली हाई कोर्ट में। अब दिल्ली हाई कोर्ट में फ्रेंड्स केस आता है कि हरमिंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह। ठीक है, ये 1984 में आता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट जैसे ही आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से साफ उलट व्यू लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 9 जो है ये इसको ना ही सिर्फ अपहेल्ड किया बल्कि इसके डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। कोर्ट ने सबसे पहले क्या कहा कि इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन फैमिली लॉ इज लाइक इंट्रोड्यूसिंग ए बुल इन चाइना शॉप। अब नटसेल में इस कोर्ट का कहना था, दिल्ली हाई कोर्ट का, कि
फैमिली लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को नहीं घुसाना चाहिए। ये घुसाना एक ऐसा हुआ जैसे एक चाइना शॉप में किसी सांड को या बैल को घुसा दिया जाए तो वहाँ तबाही ही मचाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि द रेस्टिट्यूशन इज नॉट ओनली ए सेक्सुअल इंटरकोर्स बट इट इज़ फॉर कोहैबिटेशन एंड देयर इज़ नथिंग बार्बरस और कोअर्सिव अबाउट इट। ठीक है, इनका कहना था कि जो रेस्टिट्यूशन है वो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में नहीं है, ये कोहैबिटेशन के बारे में है और इसमें कुछ भी बार्बरस और कोअर्सिव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ए डिसप्रोपोर्शनेट एम्फेसिस ऑन सेक्स ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन ऑब्सेशन हैज कलर्ड द व्यूज ऑफ द लर्नेड जज। अब ये सिर्फ और सिर्फ एम्फेसिस देना सेक्स पे, ये क्या है, ये एक ऑब्सेशन है। ठीक है, आगे फिर इन्होंने बताया कि कोर्ट जब सेक्शन 23 एंड 23(2) एंड 23(3) को ये बताया, इसका जिक्र करते हुए कहा कि इट इज़ अ मेजर टू रिकंसाइल द कपल बिफोर गिविंग ए डिक्री ऑफ डिवोर्स। जैसे कि आप देखते हैं फ्रेंड्स कि जब डिक्री ऑफ डिवोर्स दिया जाता है, कोर्ट में डिवोर्स की डिक्री होती है, तो डिवोर्स की डिक्री में क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपको एक 6 महीने का कूल ऑफ पीरियड दिया जाता है। तो कोर्ट का कहना है कि ये एक मेजर है कि कपल को पहले रिकंसाइल करना है और डिक्री ऑफ डिवोर्स देने के बाद अगर ये डिसओबेड किया जाता है तो इट इज़ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। अब डिवोर्स का ग्राउंड ही है, अब 1 साल तक आप अगर इसको डिसओबे करते हैं तो डिवोर्स का ग्राउंड है। तो ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में है और कोहैबिटेशन और ये इनको मजबूर करने के बारे में है, ये एक तरह से एक मेजर है जो कि डिवोर्स की डिक्री से पहले उनको दिया जाता है। अब यहाँ क्या करा है कोर्ट की, सेक्शन 9 प्रोवाइड्स 2 पर्पसेस, 2 पर्पसेस ये प्रोवाइड करते हैं। पहला है कि अटेम्प्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन, सबसे पहला पर्पस ये चाहते हैं कि कोर्ट चाहता है कि शादी बची रहे, रिकंसाइल हो जाए। ठीक है, दूसरा मेजर ऑफ डिवोर्स है। ठीक है, अगर आप डिवोर्स भी लेना चाहते हैं तो आपके लिए मेजर है, बिकॉज द लॉ गिव्स द पार्टीज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इफ दे डोंट रेज्यूम कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर आफ्टर द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पास्ड बाय द कोर्ट। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, अब असली मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में केस आता है फ्रेंड्स कि सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हरमिंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह जजमेंट से एग्री किया। कोर्ट ने कहा कि द फाइनेंशियल सैंक्शन, सबसे पहले मेन बात ये थी कि अगर आप इसको डिवोर्स का ग्राउंड बनाते हैं, डिवोर्स का मेजर देते हैं या रिकन्सिलिएशन की बताते हैं, तो आप जो फाइनेंशियल सैंक्शन है, फाइनेंशियल सैंक्शन मतलब कि जो आप प्रॉपर्टी अटैच करने की बात करते हैं अंडर ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बोला है कि फाइनेंशियल सैंक्शन बाय वे ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर डिसओबीडियंस ऑफ द डिक्री is only inducement for the parties to live together in order to give them an opportunity to settle their differences amicably। तो ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि पार्टीज़ को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि अपने डिफरेंसेस को एमिकेबली सेटल कर लें। अब एमिकेबली सेटल करने का क्या मतलब है कि अगर आपके खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास भी हो जाती है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ ही रहें, पास हो जाती है तो आप रहें और एमिकेबली कोशिश करें कि 1 साल का जो भी आपका पीरियड है, जो भी चीज़ है, उसमें एमिकेबली आप अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करें, आगे जाके डिवोर्स भी लें। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आता है फ्रेंड्स कि कोर्ट ने ये कहा कि द राइट ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ टू द सोसाइटी ऑफ अदर स्पाउस इज नॉट मेयरली ए क्रिएचर ऑफ द स्टैट्यूट्स, सच ए राइट इज इनहेरेंट इन द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इटसेल्फ, देयर आर सफिशिएंट सेफगार्ड्स इन सेक्शन 9 टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ए टायरनी। इनका कहना था कि जो ऑब्लिगेशंस हैं, राइट्स हैं हस्बैंड के, वाइफ के, ये सिर्फ कानून से नहीं बनाए गए हैं, ये बहुत समय से चले आ रहे हैं और शादी में ही, मतलब शादी में ही ये निहित है। अगर आप शादी करते हैं तो आपके कुछ राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं, उनको अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सेक्शन 9 जो है ये एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि ये किसी तरह से टायरनी ना बन जाए। ठीक है, तो ये सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का पूरा डिटेल वीडियो था फ्रेंड्स। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।